हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि आईटीसी होता क्या है और टैक्स लायबिलिटीज होता क्या है। तो चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा हम यहाँ पे आते हैं और इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, जब भी आज के बाद से आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आईटीसी किसे कहते हैं, क्या है आईटीसी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लो आईटीसी का फुल फॉर्म होता क्या है। हमने पढ़ाया था, इन क्लियर है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमने समझाया था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब आईटीसी जो होता है वह कब प्राप्त होता है और क्यों हमको मिलता है, गवर्नमेंट क्यों देता है, यह समझने की कोशिश करूंगा। मतलब हमने आपको पढ़ाया था, आपको थ्योरी में, कि हम लोग जो भी कुछ परचेज करते हैं, क्या करते हैं, परचेज। फॉर एग्जाम्पल हम परचेज कर रहे हैं, ये मेरा बिजनेस है और जो बिजनेस चलता है एसके के नाम से, और एक अदर किसी पर्सन का बिजनेस है अब वह चलता है आरके के नाम से। ठीक है, इसे चेंज कर दिया। तो देखिए ये एसके है, ये आरके है। तो मैंने बोला था कि जब ये एसके अगर पीके से परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये परचेज करते हैं तो सपोज मान लीजिए यह 100 रुपये का परचेज कर रहे हैं, तो इस पे जीएसटी के अंडर में टैक्स जो है, सपोज मान लीजिए इस पे है 12%। कितना परसेंट है, 12%। तो आप बताइए यह एसके आरके को टैक्स अमाउंट कितना देंगे, 12 रुपया। कितना देंगे बाबू, 12 रुपया। तो जो 12 रुपया जो दे रहे हैं टैक्स अमाउंट, किसको दे रहे हैं, अपने सप्लायर, जिससे माल खरीद रहे हैं। तो जो सप्लायर को जो टैक्स अमाउंट क्या करते हैं, देते हैं, गवर्नमेंट कहता है कि आपके नाम से वो आईटीसी में रिकॉर्ड कर लेंगे, में रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब आईटीसी आपको प्राप्त हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, तो बेनिफिट यह मिलेगा कि सपोज उस महीने में टोटल आपने उस मंथ में 100 रुपए का खरीदा ही था, और उस महीने में टोटल जो टैक्स पे किया वो 12 रुपए पे ही किया था। एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे इसमें, एक महीने की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन पे नहीं वो निकाला जाता कितना टैक्स है और कितना देना है कितना लेना है, नहीं, उस पूरे महीने पे हमने चेक किया तो 12 रुपए टैक्स दिया था, लिया हम दिया था। और सपोज मान लीजिए यही व्यापारी आरके को सेल कर दिए, क्या कर दिए थे, सेल कर दिए थे, और वह प्रोडक्ट सेल किए थे कितने में, 200 रुपए, और उस समय 12% टैक्स था। तो आप बताइए कितना टोटल वैल्यू आ गया, 24 रुपए। तो गवर्नमेंट कहता है कि जो 24 रुपया जो आप लिए हो, किससे लिए हो, अपने कस्टमर से। मतलब बेचेंगे तो कस्टमर हो जाएंगे वो, जिनको बेचेंगे, समझे, अपने कस्टमर को तो बेचते हो गुड्स, ठीक है। तो ये कस्टमर से जो हमने 24 रुपया लिया, इसे बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि टैक्स लायबिलिटी जो, क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी। और टैक्स लायबिलिटीज का मतलब होता है कि वह अमाउंट जो गवर्नमेंट को आपको पे करना है। लेकिन गवर्नमेंट कहता है ध्यान देना, आपका मैं तो देखूंगा आप कितना लिए, कितना दिए हो, तो आप हमको बताना। और कैसे बताना होता है, तो बताते हैं कि उस टोटल महीने में जो हमने दिया था 12 रुपया, तो ऐसा सुविधा दी गई है, कितना उस महीने में टैक्स दिए, किसको दिए हो, सप्लायर को दिए हो, वो आपके नाम से आईटीसी में रिकॉर्ड हो जाएगा। किसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा, उतने का आपका क्रेडिट है। कब क्लेम करोगे, जब गवर्नमेंट कहेगा टैक्स लायबिलिटीज आपका 24 रुपया है, तो हम बोलेंगे सर उसी महीने में हमने 12 रुपए दे दिया था और उसी महीने हमने 24 रुपया लिया था टैक्स,
टोटल 12 रुपए दिया था और टोटल 24 रुपए लिया था। तो गवर्नमेंट कहता परेशान मत होना, जितना दे चुके हो, अब यह नहीं कि 24 हुआ 12 हुआ तो ज्यादा हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कहता आम जनता से उस महीने में जितना टैक्स लिया गया है वो मुझे चाहिए। तो 12 रुपए तो मेरे पास आ गया है, अब 24 रुपए आपका टैक्स लाइबिलिटीज है। 24 रुपए जो देने जा रहे हो, एक रूल में बता रहा हूँ, उस रूल के नियम के हिसाब से आप दे देना। तो यह रूल है कि अगर जीएसटी पे करना तो लगाएंगे जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। उस महीने में कितना टैक्स लिया है, उस महीने में कितना टैक्स दिया है, तो जितना लिया है माइनस कर दे जितना दिया है, जितना वैल्यू बचेगा उस महीने में 10 तारीख को जमा करना है, जमा कर देंगे। समझे? आपको सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है? तो गवर्नमेंट को बहुत सिंपल तरीका है, से हम खरीदते हैं वो मेरा डिटेल अपने पोर्टल पे डालता है, वो भी तो टैक्स लायबिलिटी बना, वो भी तो लिया किसी से। फॉर एग्जाम्पल मेरा भी व्यापारी है, मैं भी व्यापारी हूँ, तुम भी व्यापारी हो, फॉर एग्जाम्पल। तो आप बताओ जब हम आपको बेचेंगे तो जो टैक्स लेंगे वो टैक्स लायबिलिटी होगा, जब तुम हमको बेचोगे तो आपका भी टैक्स लायबिलिटी होगा। तो हमने खरीदा तो आईटीसी, आपने बेचा तो टैक्स लायबिलिटी, हमने बेचा तो टैक्स लायबिलिटी, आपने खरीदा तो आईटीसी। तो हर एक व्यापारी के लिए वही है। तो जो मैंने आपसे खरीदा है तो मेरा डिटेल गवर्नमेंट को तुम बताओगे, जो मैंने बेचा है मैं भी अपना गवर्नमेंट को डिटेल बताऊंगा, दोनों ऑनलाइन दोनों मैच कर जाता है। समझे? मतलब पेन के बेस पर आता है जीएसटी नंबर, वो जब पोर्टल पे जो डालते तो दोनों मैच करता है। यही बंदा टोटल इस महीने में 24 रुपए दिया है और ये टोटल 30 रुपए लिया है, ठीक है? तो ध्यान देना, माइनस करके बता देता 6 रुपए आपको देना, वही हमको पे कर देना, ठीक है? तो ध्यान देना, कोई पूछता है जीएसटी पे करने का क्या फार्मूला है, बताओगे जीएसटी इक्वल, ठीक है, जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, ठीक है? तो यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और यही नीचे लिखा गया है, क्या लिखा गया समझने की कोशिश करना। देखो लिखा गया है, ध्यान देना, यहाँ पे देखो टैक्स लायबिलिटी आईटीसी दोनों पढ़ा रहे हैं हम आप। कहा जा रहा है कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई मतलब सेल करते हैं तो हम गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। राइट? कोई तो ध्यान देना, तो यह बताया जा रहा है गुड्स को सेल करते समय जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, टैक्स लायबिलिटी। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हमने गुड्स किसी कस्टमर को सप्लाई किया जिसकी कीमत कितनी है 100 रुपया, और इस गुड्स पे कितना जीएसटी है 5% लागू है, तो अतर टैक्स अमाउंट कितना होगा 5 रुपया होगा। इस प्रकार हमने कस्टमर से टोटल कितना रुपया लिया 105, लेकिन कलेक्ट करने हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी 5 रुपए। यही हमने टोटल महीने में क्या किया था, लिया था। अब बताइए इनपुट टैक्स क्रेडिट, कहा जा रहा है जब हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं, और यही टैक्स अमाउंट ही हमारा क्या कहलाता है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। और सपोज यदि हमने एक गुड्स अपने सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत कितनी है 100, और इस पे कितना जीएसटी है 5, तो टैक्स अमाउंट कितना होगा 5। इस प्रकार हमने सप्लायर की टोटल वैल्यू कितना पेमेंट किया, तो इस ट्रांजेक्शन के लिए आईटीसी हमारा कितना हो गया 5। आप बताइए उस टोटल महीने 5 रुपए दिया था, 5 रुपए लिया था, गवर्नमेंट को कितना देना होगा 10 रुपया, 1 रुपया नहीं। हाँ माइनस हो जाएगा। अरे यार शांत रहो तो पहले, हमने बताया आपको उस टोटल महीने हमने दिया कितना 5 रुपया और लिया कितना 5 रुपया। यह मैटर नहीं करता है कि तुम सेम वही प्रोडक्ट बेच रहे हो जो खरीदे हो। समझे? मतलब हम 100 रुपये मान लो क्या किए खरीद लिए, अब 5% टैक्स था तो 5 रुपए टैक्स दिए थे। कोई जरूरी नहीं है उसी प्रोडक्ट को हम बेचेंगे तो 5 रुपए कलेक्ट करेंगे तो उसमें एडजस्टमेंट किया जाएगा। उस महीने में चाहे किसी प्रोडक्ट को बेचो, आप कितना टैक्स लिए हुई है गवर्नमेंट देखता है। तो समझे कि नहीं? मान लीजिए हम शर्ट खरीदे तो दे दिए 10 रुपया, उसी शर्ट को बेचेंगे तो ले लिए 20 रुपया, तो गवर्नमेंट उसको कहता लीजिए नहीं, यह नहीं कहता है। कहता चाहे आप किसी प्रोडक्ट जो जिसका व्यापार किए हो, ऐसा नहीं है कि जिसको आप खरीदे उस पर जितना टैक्स दिए हो, ठीक है, फिर उसी को बेचो जितना टैक्स लिए हो वो एडजस्टमेंट किया जाए। समझे? कुछ टोटल में आप कुछ भी खरीदो कुछ भी बेचो, वो देखेगा कितना खरीदते समय दिया है
और बेचते समय कितना लिया, समझे। तो मान लो कोई जरूरी है कि हम वो प्रोडक्ट हम क्या करते हैं 100 रुपये हम खरीदे हैं, ठीक है, और 5 रुपए टैक्स दिए हैं, तो उस महीने में केवल वो ग्राहक आ रहे हैं उसको बेच देंगे, दूसरा प्रोडक्ट उसको बेचा। हमने एक एग्जाम्पल बताया आपको कि जब खरीदा तो 100 में खरीदा, 5% टैक्स था, 5 रुपए अमाउंट दिया, बेचा तो 100 रुपए में बेचा था, 5% टैक्स था, 5 रुपया, उस महीने में कितना देंगे, 1 भी रुपया नहीं। यही समझाने के लिए इसको दिया हूँ मैं एग्जाम्पल कि अगर ज्यादा हो तो हम देंगे, समझे। तो अगर ध्यान दो, लेकिन कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि किसी महीने में हम खरीदे बहुत ज्यादा, अब बेचे बहुत कम। कई सारे व्यापारी होते हैं करोड़ों का माल एक बार मंगवा लेते हैं और धीरे धीरे बेचते हैं, धीरे धीरे बेचते हैं, मतलब कस्टमर आते जाते हैं, बेचते जाते हैं, मतलब 1 महीना मंगवा लेता, 3 महीना बेचता है कि बार बार टेंशन नहीं रहेगा। तो आप बताइए वो कैसे चलता होगा। तो अगर मान लीजिए 1 महीने में उसने, ठीक है, 1 करोड़ के सामान मंगवा लिया, अब 5 लाख जीएसटी दे दिया, कितना दे दिया, 5 लाख जीएसटी दे दिया, तो गवर्नमेंट कहता परेशान मत होना, आपके नाम से आईटीसी रिकॉर्ड कर दूंगा। अब वो हर महीने में आप एडजस्टमेंट करते रहना। मान लो पहले महीने में हमने क्या टोटल टैक्स कलेक्ट किया था 1 लाख, तो जब रिटर्न भरेंगे तो बताएंगे सर मेरा 5 पहले से था, अच्छा 1 लिया हूँ, कहता है गवर्नमेंट कोई बात नहीं आपका पहले से ज्यादा है, माइनस कर दो 4, आपका बचा रहेगा फिर से अगले महीने में मान लो 2 लाख रुपया ले लिया, तभी भी 4 है हमारा, फिर से कहता है गवर्नमेंट परेशान मत होना, देना मत, फिर से बताओ हमको क्या लिए हो, ठीक है, कितना दिए तो मेरे पास है ही है, फिर से एडजस्टमेंट हो जाता है तो बचता है 2, फिर से अगले महीने में उन्होंने 1 का बेच दिया, फिर से एडजस्ट होता तो बचता है 1, फिर से अगले महीने में बेच दिया 1 का तो एडजस्टमेंट हो जाता। कुछ समझे, मतलब ऐसा कभी मत समझना कि ध्यान देना उस महीने में दे दिया इतना और लिया कम, तू कैसे होगा। तो गवर्नमेंट कहता अगर पैसा आपका ज्यादा होता है तो हर महीने में एडजस्टमेंट करूंगा, तू समझे। मतलब एक ही महीने में आपने 5 लाख टैक्स दे दिया और हर महीने में 1-1 लाख टैक्स ले रहे हो बेचते समय, तो कहता है गवर्नमेंट 5 महीने में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। लेकिन अगर उस महीने में आप टैक्स दिए 10,000 और ले लिए 20,000, तो गवर्नमेंट कहता नहीं एडजस्ट नहीं करेगा, तुरंत दे दो हमको पे कर, ठीक है, तो जितना होगा माइनस करके 10,000 रुपया दे दो। मतलब जो हमारा आईटीसी ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट कहता है एडजस्टमेंट करते रहिएगा हर महीने, लेकिन मेरा ज्यादा होगा तो हर महीने पे करिएगा, नहीं तो 15 तारीख, मतलब अगर 10 से 11 होगा तो 50 रुपये फाइन, 1 महीना गड़बड़ होगा तो 1500 रुपये, समझे। ऐसा ही होता है, बड़े बड़े व्यापारियों को एक ही बार माल मंगवा लेते हैं और धीरे धीरे पे करते रहते हैं और रिटर्न भरते रहते हैं। कई लोग मंथली भरते हैं और कई लोग 3 महीने पे एक बार, पढ़ाया था ना हमने। मतलब देखो जो बड़े व्यापारी होते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि नहीं चलो हर महीने कौन टेंशन लेगा, 3 महीने में एक बार रिटर्न भरते हैं, और जो छोटे छोटे तो हर महीने भरते जाते हैं, ठीक है ना, मतलब 3 महीने पे या तो 1 महीने पे, यही 2 ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने। देखिए रेगुलर डीलर के लिए अब क्या होता है, रेगुलर डीलर आगे पढ़ाएंगे, बस हम अभी बता रहे हैं आपको कि यह कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो समझ में आया। अगर आपको कोई पूछता है तो बता सकते हो ना गवर्नमेंट को कैसे हम लोग टैक्स पे करते हैं, जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी, क्लियर है। मतलब उस महीने में कितना टैक्स दिया और कितना दिया, ठीक है, अगर लिया ज्यादा और दिया कम तो उस महीने में गवर्नमेंट को हमको पे करना होगा, लेकिन लिया कम दिया ज्यादा तो उस महीने में क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा और अगले महीने में जाएगा, इसे बोलते हैं आईटीसी और टैक्स लायबिलिटी, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने तो समझा ही दिया था डायग्राम, ठीक है, ये हमने ये भी जीएसटी से पहले वाला बता दिया था कौन कहाँ लगेगा। हाँ आज हम लोग पढ़ने वाले मेन रजिस्ट्रेशन, मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं लोग तो क्या है, और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने अंक का होता है, ठीक है, वो एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो बताया जा रहा है 3, हम लोग 3 भी नाम सुने होंगे, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कोई पूछता है 3 का फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। असाइन किया जाता था, मतलब पहले जो टैक्स लोग पे करते थे तो उनको क्या मिलता था, 3 नंबर, तो बोलते थे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। लेकिन ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या मिल रहा है, जीएसटी नंबर, और इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या अगर कोई पूछे 3 का फुल फॉर्म तो क्या बताएंगे, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और जीएसटी का फुल फॉर्म पूछेगा तो बताएंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर है, असाइन होता है, लेकिन ध्यान देना यह जीएसटी 15 डिजिट का होता है, ठीक है, जो पेन पे आधारित होता है, जिसका स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है, समझने की कोशिश करना। मतलब इस समय जो भी लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है पेन के बेसिस पे हो रहा है,
कि उसी से वो इनकम का उनका पता चलता है। हाँ ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। मतलब ध्यान देना, मतलब आप लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, तो क्या सबसे पहले क्या जरूरी है कि पैन कार्ड चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थायी खाता संख्या। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, पेन नंबर कितने अंक का होता है? 10 अंक का, ठीक है। और पेन नंबर कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। तो बोला गया है कि जो जीएसटी नंबर असाइन किया जाता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो 15 अंक का होता है। अब 15 में क्या क्या होता है, तो जायज सी बात उन्होंने बताया है कि ये पेन पे आधारित होता है, ठीक है, इसीलिए सबका जीएसटी नंबर अलग अलग होता है, और पेन नंबर भी सबका अलग अलग होता है। जब पेन नंबर सबका अलग होगा तो जीएसटी नंबर भी सबका अलग होगा, पेन पे आधारित है। लेकिन 10 अंक तो पेन नंबर, 5 अंक क्या है, तो देखो यही आपको स्ट्रक्चर में बताया गया है कि जो शुरुआत में जो 2 अंक हो वो बोलते हैं स्टेट को, समझे, और जो बीच में जो 10 अंक होंगे से बोलते हैं पेन नंबर। अब उसके बाद से हमारे एंटिटी कोड होते हैं कितने? 3 अंक। अब होता क्या है, अब मिला के कितने बनाए जाते हैं? 15, ठीक है। लेकिन यह इसका मतलब है, इसका भी मतलब ज्यादा है और इसका भी है। हाँ, ये 3 कॉमन और मिला देते हैं कि ये 15 अंक का हो जाए। अब यहाँ पे बताया जाता है एंटिटी कोड ब्लैंक, चेक सम डिजिट, 3 अंक बताना पड़ता है हमको, ठीक है, वो बना के दे देते, जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा रहता ही रहता पेन पे, और ये हमारा स्टेट कोड किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए एक पेन नंबर में बता रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना समझना। जैसे पेन नंबर कुछ ऐसा होता है, लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 09, तो जो 09 है ना, यूपी का स्टेट कोड है। किसका कोड है जी? यूपी का स्टेट कोड है। अब सबका स्टेट कोड याद करते रह जाएंगे, तो पहले इतना तो याद कर लो जिस स्टेट में रहते हो, समझे ना। तो उसके बाद से देखो ए एम पी 1 2 3 1 एम 1 जेड टी, समझना। 15 अंक हमने लिखा, क्या लिखा? 09 क्या है? स्टेट कोड है। और ए से लेके और यहाँ तक जो दिख रहा है एम तक, यह क्या है? पेन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर है। और यह क्या है? एंटिटी कोड 3 अंक दिया, तो टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 15। तो आपको भी ऐसा जीएसटी नंबर मिलेगा जब आप लोग काम करोगे। तो कोई पूछता है शुरुआत का जो अंक जो 09 दिखता है या 10 दिखता है, 10 बिहार का पेन, ठीक है, समझे ना। ऐसे वेस्ट बंगाल का 19 है, ऐसे महाराष्ट्र का है, मतलब अलग अलग सबका है। अभी मैं चेक करके दिखा दूं किसका क्या है, बस इतना समझो, याद नहीं करना, उस बिल पे मिलेगा। बस जिस स्टेट में रहा तो उतना तो याद कर लो, और बहुत क्षमता ज्यादा है तो पूरा याद करो। हाँ कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। तो आप बताओ, अगर जो व्यक्ति जाएगा रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसको क्या मिलेगा जीएसटी में? जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्टिफिकेट नंबर। कितने अंक का होता है? 15 अंक का होता है। किसके किसके बेस पे होता है? पेन आधारित बेस पे होता है, समझे? क्लियर है सबको? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसे भी पता करना है तो क्या बताया जा रहा है वो समझ। अब अगला बताया जा रहा है आपको कि कौन कौन ऐसे पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या कराने के लिए लाइबल है, ठीक है। नहीं कराएंगे तो उनका फॉर्म बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो देखिए बताया जा रहा है कि क्या, लाइबिलिटी टू रजिस्टर, ठीक है। तो देखो बताया जा रहा है, लिमिट बताया जा रहा है, ऐसे बिजनेस जो निर्धारित, सुन लो, ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रेगेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं, अभी समझाऊंगा क्या होता है, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल है ना, ऐसा व्यापारी जो टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है या सर्विस को सप्लाई करता है। उसके बाद एग्जाम, एग्जाम का मतलब जिसमें जीएसटी में कोई चार्ज नहीं है, 1% टैक्स नहीं, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, दोनों क्लियर है। टैक्सेबल, देखो मैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत सभी टैक्सेबल मतलब ऐसा पर्सन जो किसी गुड्स को बेचता है उस पर टैक्स लेता है, किसी सर्विस को बेचता है उस पर टैक्स लेता है, उसे बोलते हैं टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज, समझे। एग्जेम्प्टेड मतलब उस पे जीएसटी के अंडर 1% टैक्स नहीं है, उसे बोलते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। जीएसटी के अलावा कोई टैक्स नहीं, मतलब जीएसटी है ही नहीं उस पे, एग्जेम्प्टेड कोई टैक्स नहीं है उसमें। किस पे? उसे बोलते हैं एग्जेम्प्टेड। जैसे मान लो बुक हो गया,
बहुत सारा आपको ना, और भी बहुत सारे सामान है, ठीक है। तो ऐसे मतलब कितना समझ जाओ, मार्केट में निकल गए और आप उस पर टैक्स दे रहे हो तो समझना वो टैक्सेबल गुड्स, और उस पर टैक्स नहीं दे रहे हो एग्जेम्प्टेड, मतलब इसमें भी कैटेगरी रखा गया है जीएसटी में कि कितने को टैक्सेबल है और कितना में टैक्सेबल नहीं है। तो मैंने कुछ एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। तो जो हमारा बुक हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसमें एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद बता, और एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया है, मतलब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक है, किया गया है। वो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित है। अब समझने की कोशिश करना कि टर्नओवर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा किसी? एक सीमा होता है 20 लाख, उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं, कोई बताएगा? मतलब टर्नओवर का मतलब टोटल सेल अमाउंट, मतलब उस साल भर में आपने कितने का सेल किया है उसे बोलते हैं टर्नओवर। मतलब इस साल टर्नओवर इतने का हुआ, अब चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का है, चाहे 2 करोड़ का है, तो समझे। टर्नओवर का मतलब क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपने कितने रुपए का सेल किया है, वही बोलते हैं टर्नओवर। और चाहे गुड्स की कंडीशन में हो, चाहे सर्विस के कंडीशन में, गुड्स किया इतने का वो बोलेंगे टर्नओवर, सर्विस किया उसे बोलेंगे टर्नओवर। अब कुछ पूछे टर्नओवर तो बता दोगे, मतलब उस साल में कितने रुपए का आपने टोटल सेल किया, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कितने का खरीदा है, समझे, कितने का बेचा उसे बोलते हैं टर्न। तो यही बोला गया है कि चाहे टैक्सेबल हो, चाहे एग्जेम्प्टेड हो, चाहे एक्सपोर्ट सप्लाई वाला हो, इसको कुछ यहाँ पे कुछ लिमिट रखे गए। क्या रखे गए हैं, तो बताया गया है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जैसे क्या क्या जी, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, ठीक है। क्या क्या बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना समझना। यहाँ पे पहला स्पेशल कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश बताया जा रहा है, असम, मणिपुर, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। इसका लिमिट जो रखा गया है वो रखा गया 20 लाख। क्या रखा गया है, 20 लाख। द रेस्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद जितने स्टेट आते हैं उसका रखा गया है 40। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मेरा जो व्यापार चलता है, सपोज मान लो चलता है अरुणाचल प्रदेश में, तो अगर मेरा सेल ऑफ अमाउंट अगर 20 लाख हो जाता है साल भर में, या 20 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना, कराएगा, नहीं कराएगा तो दुकान बंद हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे नियम बनाए गए। लेकिन इसके अलावा और इन स्टेट के अलावा, ठीक है, अदर कोई स्टेट आता जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, अदर स्टेट बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उसका लिमिट रखा गया 40 लाख। मतलब मेरा यूपी में व्यापार है, तो अगर मेरा टर्न ओवर साल का कितना है 40, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कराएंगे नहीं कराएंगे उसके लिए हम लोग को टैक्स आईटीसी मिलेगा नहीं, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये भगना पड़ेगा, जो सब लोग भग रहे हैं, ठीक है। यही रीजन बताने वाले हैं, एक एक करके सब लोग। ये जरा समझ आया ना, मतलब इतने तो कोई स्टेट आएगा उसका लिमिट क्या रखा गया है, पहले क्या था शुरुआत में, इसका था 10 लाख, ठीक है, और इसका था 20 लाख, अब हो गया 20 तो 40 जीएसटी आने, और जीएसटी जब शुरू हुआ था ना तब रखा गया था नियम इसके लिए 10 लाख और इसके लिए 20 लाख, अब थोड़ा बढ़ा दिया गया, अब रखा गया 20 लाख और 40 लाख। मतलब देखो यह स्टेट जो है ना, ऐसे स्टेट है जो थोड़ा सा बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, समझे समझे, मतलब इनका आर्थिक स्थिति उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसीलिए इनका लिमिट रखा गया 20 लाख। मान लो अब 40 गवर्नमेंट खोजते रह जाएगा, आज बेच रहा 10 लाख, ठीक है। तो इसलिए कहा कि जो कमजोर वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे देख रहा है तो वहां पे थोड़ा सा क्या होता है, या जो इनकम होता है कम होते हैं बिजनेसमैनों का, ठीक है, सेल परचेज कम होते हैं, ठीक है, इसको क्या रखे गए हैं, स्पेशल कैटेगरी दर्जा दिया गया और रखे गए हैं क्या 20 लाख। क्योंकि देखो यहाँ पे हमेशा जानते हो क्या आता रहता है, जैसा खत्म हो गया, जब बारिश होगी तो बारिश होता रह जाएगा, मतलब बहुत सारे, मतलब इसमें समझ रहे हो ना, पैसे बहुत कम आते हैं क्योंकि व्यापार बहुत कम है। ऐसे लिमिट में क्या रखे गए हैं यहाँ पे 20 लाख, उसके बाद जो भी आएंगे 40 लाख, इतना याद रहेगा तो रट लेना इतना। हाँ। ऐसे रटेंगे सर, क्या रखा गया, अरे क्या बता रहे हैं, फर्स्ट लेटर याद करना, चलो याद कर लेना।
अच्छा ए यम यम, चलो ठीक है, याद करते रहना। चलिए, यह क्लियर है आपको। लेकिन एक बात और सुन लो, यह तो एक लिमिट रखा गया है ना, लेकिन इसके लिए भी तो बताया जा रहा है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कुछ ऐसे पर्सन है, ए शांत रहो, कुछ ऐसे पर्सन है, कुछ ऐसे बिजनेसमैन है जिनका भले ही टर्नओवर उतना ना हो, 20 ना हो, 40 ना हो, लेकिन अनिवार्य रूप से उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा जीएसटी। अब कौन कौन से पर्सन आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसी का मैंने लिस्ट बना के रखा है। ठीक है, देखो जो पढ़ाने के लिए बहुत छाट छाट के हम लोग बनाए हैं। ठीक है, ये बुक वाला पढ़ते रहे 4 साल। ठीक है, उतना ज्यादा नहीं काम करना है, जो हम लोग इसी तरह बनाए। तो देखो बताया जा रहा है, उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, भले ही टर्नओवर 20 ना हो, 40 ना हो। क्या क्या, तो पहला ऑप्शन देखिए, कहा जा अगर कोई पर्सन बिजनेस इंटर स्टेट, समझ रहा, इंटर स्टेट बताया ना, 2 स्टेट की बात है, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, मतलब गुड्स या सर्विस, मतलब उसमें जीएसटी के अंडर में टैक्स अमाउंट है, टैक्स लेता और टैक्स देता भी है, तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। मतलब मैं व्यापार करता हूँ और मेरा लिमिट 40 लाख नहीं है, 20 लाख नहीं है, लेकिन मैं ऐसे गुड्स को बेच रहा हूँ जो टैक्सेबल है, ऐसे गुड्स को बेच रहा हूँ जो ऐसे सर्विस को बेच रहा हूँ जो टैक्सेबल है, और अपने स्टेट में नहीं बेच रहा हूँ, अदर स्टेट में भी बेच रहा हूँ। ठीक है, यूपी से बिहार, ठीक है, बिहार से यूपी, या अदर स्टेट में, तो बोला है गवर्नमेंट उसके लिए यह लिमिट माने नहीं रखता है। कौन लिमिट, 20 और 40, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होगा। अरे इसमें जाइए ना, अदर स्टेट में सप्लाई करेगा जी, तब हाँ इंटरेस्ट का अदर चले क्या, हाँ ध्यान दो, शांत रहिए। हाँ कहीं से लीजिए, वो बतिया वही है। ठीक है, आगे आते हैं, इसके बाद से अगला एक पॉइंट और समझा रहे हैं, उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, घर से आप लोग पढ़ के आइएगा, समझाऊंगा मैं। लास्ट, अगर कोई कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। कोई बताएगा इसमें क्या होता है, कैजुअल नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन वालों को बताएगा, कोई बताएगा इसे, सर्च करिए बताइए सर, वो क्या मैंने कैजुअल नॉन रेजिडेंस के बारे में सर्च करिए, कई बार तुम लोग सामने आ जाएगा, गूगल इस्तेमाल करना और कुछ भी बात छोटे मोटे ये सर्च किया हो नहीं, ये हम लोग का गूगल बताया है, क्या सर्च किया है, यहाँ पे बताया जा रहा है कैजुअल नॉन रेजिडेंस का मतलब ऐसा पर्सन है जो हमारे यहाँ से बिलोंग नहीं करता है, फिर भी हमारे यहाँ से बात करता है, फिर बोलते हैं कैजुअल नॉन रेजिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देखते हो ना, बहुत सारे कंट्री के लोग हमारे यहाँ से व्यापार करते हैं, या नेपाल के लिए आते हैं, और प्लस हम लोग, मुझे लगता है कि इंडिया के मैक्सिमम लोग नेपाल में भी व्यापार किए हैं। ठीक है, और जब ऐसे मतलब अप्रवासी यहाँ के निवासी नहीं है, और हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो भी टैक्सेबल पर्सन है, टैक्स ले रहा है, जिस कपड़ा वपड़ा बेच रहा है उसके पास टैक्स नहीं लेता है। ठीक है, वैसे से बेच देता 100 रुपये 200 रुपये, मतलब व्यापार उसका है एस्टेब्लिश्ड है, और व्यापार चलता है, और फेमस है, बंदा चलता भी है, और आसानी तरीके से गवर्नमेंट की जानकारी में भी है। मान लो कोई आता है, वो 2-4 दिन के लिए कपड़ा बेच के चले, उसकी बात अलग है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि अगर कोई कैजुअल नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले उसका टर्नओवर लिमिट कम से कम हो। ठीक है, मतलब ऐसा निवासी आता है जो हमारे यहाँ से बिलोंग नहीं करता, व्यापार चलाता है, बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है 20% लोग हैं हमारे यहाँ। ठीक है, ठीक है, हमारे यहाँ भी भारत के लोग आते हैं अदर किसी कंट्री में। ठीक है, तो वहां पे जरूरी है, यह लिमिट नहीं करता है कि अगर 40 होगा तभी कराइएगा, और 20 होगा तो ही कराइएगा। ठीक है, इसके बाद से देखो ध्यान दो, यह लिमिट कितने दिए हैं लगभग
यहाँ तक घर से पढ़ के आइएगा, कल हम यहाँ से पढ़ाएगा सर और उसको भी समझाएंगे। मैं गांव